हेलो बच्चों, आज लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप अर्थात वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म जो है इसको हम सदिश रूप कहते हैं। तो बच्चों देखिए, सदिश रूप जो है वो क्या होता है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कूलॉम का नियम जो है वो हमें किसके बारे में बताता है। कूलॉम का नियम हमें बताता है बल के बारे में। ठीक है, जो बल है वो विद्युत बल आकर्षी या प्रतिकर्षी दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता ही है, F बराबर के मोड ऑफ Q1। ये मोड का मतलब क्या है भाई, परिमाण। हम इसमें परिमाण की बात करते हैं, बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा कब लिखा जाता है भाई, ऐसा तब लिखा जाता है जब हमारे पास यहाँ एक आवेश Q1 हो, यहाँ आवेश Q2 हो और दोनों के बीच की जो दूरी है वो R हो। ठीक है, तो ये बल का मान हो गया हमारे पास। लेकिन हम बात कर रहे हैं सदिश रूप, तो बल जो है वो सदिश राशि है। बल जो है, फोर्स है, वो एक सदिश राशि है, अर्थात दिशा की आवश्यकता इसमें पड़ती है। ठीक है, तो अब इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और फिर मैं आपको इसको यहाँ पे समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, Q1 तथा Q2। आपको पता है कि कूलॉम का नियम जो है वो बिंदु आवेशों पे ही लगता है हमेशा। ठीक है, अच्छा, इसके स्थिति सदिश जो है वो R1 और R2 दे रखे हैं मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 है और दिशा में एकांक सदिश R21 कैप है। एकांक सदिश को R21 कहते हैं भाई, कैप। ठीक है, इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश जो है वो R12 है और इस दिशा में इसका एकांक सदिश जो है वो R12 कैप है। तो देखिए, R21 और R12 जो है दोनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको आपको समझाता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना के समझाता हूँ, चित्र बना के, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्थिति सदिश बताने के लिए हमें स्थिति बताना बड़ा जरूरी है। तो हम चाहें तो यहाँ पे एक हमने ले लिया है x और y अक्ष की बात की है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो मूल बिंदु से कोई आवेश Q1 है, यहाँ पे इसको आपने नाम दे दिया है R1। देखिए, मूल बिंदु है, ओरिजिन। ठीक है, और इसी मूल बिंदु से कोई आवेश Q2 है जिसकी मूल बिंदु से दूरी है R2। ठीक है, तो अगर मैं अब सिर्फ R1 और R2 को एक दूसरे के पास लिखूं, मैं लिखूं कि भाई यहाँ पे मान लीजिए अब ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों का स्थिति सदिश जो है वो R1 R2 है। तो अब हम ये कहेंगे, देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि भाई 1 से 2 को मिलाने वाली लाइन जो है, 1 से 2 को जो लाइन मिला रही है इस तरफ, ये वाली लाइन, इसका नाम है R21, क्योंकि फाइनल पोजीशन है 2, इनिशियल पोजीशन है 1, है ना। 2 से 1 से 2 पे गई है, और अगर 2 से 1 पे जाना हो, 2 से 1 पे जाना हो इस तरफ, तो इसका नाम है R12। ठीक है, यानी कि R फाइनल माइनस R इनिशियल, फाइनल जो है वो R1 है यानी कि Q1, और ये है R2। कहने का मतलब ये है कि भाई R1 से R2 अगर जाने की बात की जाए, R1 से R2 की बात की जाए, तो उसका नाम R21 है। यहाँ देख सकते हैं कि Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश जो है वो R12 है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, अगर 2 से 1 जाना हो, अगर आपको यूं जाना हो, तो ये R12 हो जाएगा, R12 और R21। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या सिचुएशन रहती है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि भाई फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है, किसी एक पर दूसरे के कारण लगने वाला जो बल है उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू जो है वो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा F12 वेक्टर। देखिए, 1 पहले लिखा है तो मैं लिखूंगा एक पर दो के कारण लगने वाला बल, है ना, एक पर दो के कारण लगने वाला बल। तो आप सोचिए कि ये 1 है, जो दूसरा है ये आवेश, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दूसरा जो है वो एक को इस दिशा में फेंकेगा। तो ये जो डायरेक्शन है प्रतिकर्षण, ये जो डायरेक्शन है, इस दिशा को R12 कहते हैं कि नहीं कहते हैं, R12 कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये हो जाएगा कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी R12 कैप। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसको तो हम R21 लिखते हैं, इसको 12 लिखते हैं। अरे कोई मतलब वाली बात नहीं है। एक पर अगर आपको दो के कारण बल देंगे तो प्लस इस प्लस को इस दिशा में भेजेगा,
अब इस दिशा को आपने कुछ भी नाम दे दिया हो, हाथी घोड़ा बिल्ली, आप उसको लिख दो यहाँ पे, समझ रहे? जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दो पर एक के कारण लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। अब देखिए दो पर बल लग रहा है एक के कारण, तो दो ये रहा है ना, ये रहा। अब इस पर वन जो है इसको किधर फेंकेगा, प्रतिकर्षण से इस दिशा में, और इस दिशा का नाम हमने दे रखा है R21। ठीक है, इस दिशा का नाम R21 है, तो यहां हम लिख देंगे R21 कैप। अब देखो ये 1 2 है तो यहाँ पे भी 1 2 लगा दो, ये 2 1 है तो यहाँ पे भी 2 1 लगा दो। जैसे ही कैप को आप वेक्टर साइन बनाएंगे यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना बच्चों। भाई मान लीजिए जैसे ही कैप को आप वेक्टर साइन बनाएंगे तो यहाँ जो पावर है ये पावर बदल जाएगी भाई अभी, क्योंकि ये पावर 3 हो जाएगी, समझ रहे ना एकांक सदिश की परिभाषा से। तो जैसे इसे वेक्टर साइन बनाएंगे ये पावर 3 हो जाएगी, वेक्टर साइन बनाएंगे पावर 3 हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ एक और बढ़िया बात भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। हम ये लिख सकते हैं कि 1 2 जो है, आप खुद ध्यान से देखें तो R12 और R21 एक दूसरे के विपरीत है ना। R12 और R21 जो है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं? देखिए हम चाहें तो R12 को माइनस R21 लिख सकते हैं। यानी कि भाई अगर इसकी दिशा, एक बात बताइए, अगर मैं कह दूं कि भाई ये जो डायरेक्शन ये ऐसे है, ये डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो इसको भी ऐसे बना सकता हूं। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस R12 को या तो R21 बना दो या इस R21 को R12 बना दो, किसी को भी बदलोगे तो आप खुद देख सकते हो कि 12 को लिखना है 21 तो माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर 21 को 12 लिखना है तो भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा F12 बराबर माइनस F21। ठीक है, यानी कूलॉम का नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। कूलॉम का जो नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पढ़ा है, बहुत बेसिक सब पॉइंट पढ़ा है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो कूलॉम का नियम जो है एक बल की गणना करता है, बल जो है सदिश, अगर सदिश है तो उसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन है तो आपको उसकी गणना करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को? ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो तब तक के लिए हम नमस्कार।